जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों को बुलाया जाए और उनकी जर्नीज़ भी आपके साथ शेयर की जाएँ और ये भी बताया जाए कि वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको उन्होंने कैसे गुजारा, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। ख़ास तौर पे हमारा एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है सियासत और सियासतदान। सियासतदान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, जैसे लड़ रहे होते हैं क्या वैसे ही बिहाइंड द सीन भी लड़ रहे होते हैं या पीछे कुछ और मामलात होते हैं। ये सब जानने के लिए आज हमने जहमत दी है साबिक़ MPA सियासतदान शेख इस्माइल अजीम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामत रखे। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि भाई सियासतदान क्या करते हैं, चूँकि हमारा तो मॉर्निंग शो है, हम तो सियासत पे गुफ्तगू बहुत ही सोच के समझ के और तरीक़े से करते हैं, लेकिन ये तो ज़रूर जान सकते हैं कि सियासत कैसे होती है, असम्बली में क्या होता है, क्योंकि सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं तो ज़रूर इनसे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। इनके साथ साथ हमारे पास आज हैं अनम सूरिया। अनम सूरिया आप यकीनन वीनस पे भी देख चुके हैं, शो होस्ट करती रही हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी, और ट्रांसमिशन भी की इन्होंने, सहरी ट्रांसमिशन भी की, मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनम? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खिली खिली लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऐसी खिली खिली रहे हैं। शेख साहब, बावजूद इसके कि लेडीज़ फर्स्ट का कानून है, लेकिन जब सियासतदान आ जाए तो फिर लेडीज़ माइनस हो जाती है ना? तो पाकिस्तान में जो सियासत और सियासतदान का हवाला है वो एक सरबस्ता राज है। नहीं खुलते हैं सियासतदान के सियासतदान करते क्या हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ऐसा ही है या नहीं? ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। हाँ, ये परसेप्शन गलत है। वजह ये कि मतलब एक बात किसी हद तक तुम्हारी सही है कि बड़ी तादाद जो है सियासतदानों की, वो इसी तरह जो तुमने कहा कि जिनके मामलात खुलते नहीं हैं कि लेकिन 100% पाकिस्तान में या स्विट्ज़रलैंड में। हाँ, लेकिन 100% ऐसे नहीं है। ये तकरीबन है बड़ी तादाद, 90% आप कह सकते हैं इसको कि 90% की तादाद वही है आपके कहने के मुताबिक, लेकिन उसमें वो आटे में नमक के बराबर हैं वो लोग हैं कि जो बिल्कुल खुली किताब, जिसे आप कहते हैं खुली किताब है, लोगों के सामने है, आम लोगों के साथ रहते हैं, आम लोगों के साथ मिलते हैं, और आपने कहा क्या खाते हैं तो वही खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। वरना कुछ लोगों कुछ सियासतदानों के हवाले से तो जनता की ये राय है कि पूरा मुल्क ही खा गए। हाँ, और वो खाने के साथ वो पीना भी है, तो उनको पीना भी मैसर नहीं होता है, इसलिए कि वो आम लोगों के साथ रहते हैं। क्योंकि ये सब बातें तो छुपी होती है ना, जो जिसके हम बात कर रहे हैं कि ढकी छुपी और बिहाइंड द सीन जो होता है, तो वो खाना पीने वाले वो लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में है। और लेकिन ऐसे सियासतदान भी हैं जो सियासत का मान रहे हैं। अगर हम इब्तिदा से उनको देखें, बहुत कमाल के लोग थे। सरदार शेरबाज खान मज़ारी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफ़ूर अहमद और नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, मुफ्ती महमूद, मतलब भुट्टो साहब, ये उस हवाले के हैं कि जो सियासत के तो बड़े नाम, बड़ा नाम, बहुत उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी सियासत में आके पैसे बनाए जाते हैं। जी, सियासत में आके पैसे बनाने का सिलसिला अगर सही मानों में देखा जाए तो 1990 के बाद 1990 के बाद 90 के बाद शुरू हुआ। 85 की असेंबली में देख लें आप, ज़ोहर अकरम नदीम वगैरह, हाफिज़ तकी, ज़रूर भोपाली वगैरह, ये गैर जमाती इलेक्शन थे शायद थे, लेकिन सियासतदान तो वही थे। जी, आप जमात पर लड़ लें या गैर जमाती पर लड़ लें, जो अफराद और शख्सियतें वही थी। तो उनकी अगर आप सारी ज़िंदगी देखें तो वही सादगी वाली ज़िंदगी रही, जो आपने कहा। अच्छा, उसमें एक रोल है मजहबी जमातों का, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी और दिगर लोग, और एक है वो जो गैर मजहबी सियासतदान
जो निरे सियासतदान कहलाते हैं ना, हम तो ये तो हमें निरे नहीं कहते हैं, सियासतदान। हाँ नहीं, खालिस सियासतदान जिसे हम कह रहे हैं, ये मजहबी सियासतदान कहलाते हैं, हमारे मजहबी सियासत है ये। तो जो खालिस सियासतदान थे उनमें वो बड़े नाम, और उसके बाद भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेगी। लेकिन जब सियासत में पैसे आना शुरू हुए 90s के बाद कह रहे हैं आप, पैसे आना शुरू हुए सियासत में। उसका एक हवाला वो भी है कि वो जो ब्रीफ केस बांटे गए, हाय हाय है ना, हाय बस हाय। उन ब्रीफ केस के बाद से जो है फिर सियासत पाकिस्तान की ख़राब हुई, और सिंध की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सियासत में पैसा वही ब्रीफ केस आए जिस पे आज तक है कि कितने दिए और किसको दिए और किसने पाकिस्तान में जितने भी दानिश्वरों से बात करो, तज्जिया निगारों से बात करो, हर आदमी, हर सहाफ़ी, दानिश्वर इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसम दिए हैं, कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। यही जो कहीं हम शायद अपनी रास्ते से भटक गए थे, हमने वो ट्रैक नहीं अपनाया, वरना लोग कहते हैं, जो मियाँ आमिर महमूद साहब का बयान है कि कराची में सिर्फ इतनी पोटेंशियल है कि हम पूरे दुबई से जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते और ज़्यादा हमारे पास वेल्थ होती, हमारे पास ज़्यादा मामलात होते। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में कहीं कुछ बेहतरी की उम्मीद जागेगी अगर कोई ट्रैक सीधा हो जाएगा, हमारे मामलात सीधे होना शुरू हो जाएंगे, तो आज भी ये पोटेंशियल रखता है पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, और अच्छाई की उम्मीद, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों में, और ख़ास तौर पे अब जो हम कह सकते हैं कि नई नस्ल के नौजवान हैं, उनमें ये पोटेंशियल है। और मैं तो समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अगर मामलात और ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें तब्दीली आ जाए, इस तब्दीली के बाद हर आदमी की ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान को सीधा होना चाहिए, सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए। और ये बात रही दुबई वाली, तो ये तय था कि अगर हमारे हालात न बिगड़ते तो हम दुबई से बेहतर होते आज, क्योंकि हमारे पास शायद एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर है, मामला ज़्यादा बेहतर हैं। दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, मतलब वो इतना उन्होंने काम किया, इतना अपने लोगों का दर्द रखा कि आज दुबई जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो एक हब बना हुआ है। और उसकी वजह यही कराची का बिगड़ना है। कराची जब बिगड़ा तो लोग तेज़ी से दुबई शिफ्ट हुए, फिर वहाँ दिगर लोग भी आए, और उसको एक फ्री पोर्ट के तौर पे जो कराची को बनना था। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है कहीं किसी भी कौम को, मुल्क को बनाने, बिगाड़ने, संवारने। बिल्कुल, लीडर के बगैर तो चल ही नहीं सकता ना। जब तक आपकी क़यादत सही नहीं होगी, आपकी लीडरशिप सही नहीं होगी, कोई भी कौम नहीं चल सकेगी, कोई भी मुल्क नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान में ऐसा परसेप्शन बनता है, ऐसी बात बताई जाती है, ऐसा समझाया जाता है कि जो लीडर हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो क्रिएट की जाती हैं, पोर्ट्रेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? 100% दुरुस्त, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बनाई जाती है, और फिर एक बनाई जाती है, और अगर वो सही तौर पे हैंडल ना हो सके तो उसी में से दूसरी बना दी जाती है, और उसी में से तीसरी बना दी जाती है, चौथी को बना दे। मुस्लिम लीग मिसाल साहब ने 5 मुस्लिम लीग इस वक्त शहर में मौजूद, मुल्क में मौजूद है। माशाल्लाह, 5 मुस्लिम लीग काम कर रही हैं। 5 मुस्लिम लीगें मौजूद है। बताना शुरू करें। नून से शुरू करें जी, बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसर इख्तिदार जमात, बरसर इख्तिदार काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायदे आज़म। दूसरी वो जो नौजवान हमारा है ज़ियाउल हक साहबजादे जो है, हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, मरकजी मुस्लिम लीग जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो। 5 मुस्लिम लीग, माशाल्लाह, ये सब इन्हीं में से निकाली गई है। बल्कि हो सकता है दाएं बाएं एक आध और भी हो दराज में, वो हमें नजर ना आ रही। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन में होंगी, 6ठी 7वीं भी मिल जाएगी, इलेक्शन कमीशन 6ठी 7वीं भी मिल जाएगी। मुस्लिम लेकिन लीग के ही 7 फेरे जो है वो मुकम्मल हुए, मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तो है, हमारे हर दौर में ये कोशिश की गई, और इसकी वजह ये थी कि कभी भी हमारी लीडरशिप ईमानदाराना तरीके से अपनी कौम की क़यादत नहीं कर सकी। वो कंधे पे सवार रही दूसरों के, हैंडलर के, जिन्होंने उनको हैंडल किया, जिन्होंने उनको बनाया, बिगाड़ा, बनाया भी और बिगाड़ा भी। और मतलब जब आप किसी के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं, आप खिलौना हो जाते हैं, तो फिर वो तो उसकी मर्जी बनाए या बिगाड़े, फिर वो हाँ, और फिर ज़रा सा आप 19-20 हुए और गए। और ये सारी सूरत हाल रही है। असम्बली के अंदर का माहौल कैसा होता है? 2 फरीक जब सेशन शुरू होता है उस वक्त एक दूसरे के मुकाबले पे होते हैं और तेज़ तंद जुमलों का तबादला हो रहा होता है। सेशन ख़त्म होने के बाद क्या होता है? फिर वही होता है कि यार ये मेरा काम है, इसको देख लेना, ये मेरा
अच्छा, वहाँ तो चूँकि एक अपोजिशन होती है और आपको लोगों को बताना पड़ता है कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसमें फिर तो यकीनन जब इक़्तिदार में जो लोग हैं तो उनके साथ अपोजिशन की कभी भी नहीं बनती। हमेशा आप देखते हैं सेनेट हो, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, और वहाँ पर आप ये बताने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और वो जब आवाज़ उठा रहे हो तो जो सामने साहिब इक़्तिदार जो हुकूमती बेंच होती है वो उसको अपोज कर रही होती है। ठीक है, आप बहुत कुछ मांग रहे होते हैं उनसे, बहुत कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, और वो सामने वाले जो है वो कहते हैं कि नहीं, उनको भी अपने लोगों को जवाब देना है। सही है ना, वो उनके भी फॉलो, वो जिनसे वोट लेकर आए, वोट लेकर आए, उनके सपोर्टर वोटर जो है उनको बताना होता है कि नहीं जी हम तुम्हारे हक में बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वहाँ पर क्लैश भी होता है, वहाँ पर बहुत ज़ोर बयान जिसे कहते हैं, ज़ोर बयानी भी होती है, और अच्छा खासी तल्ख़ कलामी भी हो जाती है बाद औक़ात, और स्पीकर को मुदाखलत भी करना पड़ता है, मामलात को रफ़ा दफ़ा करना पड़ता है, बाज़ चीज़ें जो होती है वहाँ से हदफ करनी पड़ती है। इजलास की तकरीर कार्रवाई से हदफ की जाती है। जी, वो कार्रवाई से हदफ कर दी जाती है। स्पीकर को कहना पड़ता है कि जनाब इसको हदफ कर दें, इसको निकाल दें वहाँ से। और लेकिन उसके बाद जब बाहर निकलते हैं, अच्छा, हाँ, तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं असेंबली में छोड़कर निकलते हैं, खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर वो वहाँ पर कैफेटेरिया में बैठ के गप मार रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं साथ में, और मुख्तलिफ मामलात पे तबादला ख्याल भी कर रहे होते हैं। वो सब चलता है, फिर वो सब चलता है। ये असेंबली का हाँ, यही हवाला होता है, यही वो। फिर अपोजिशन के लोगों को अपना काम भी कराना होता है, और वो मिनिस्टरों से और साहब इक़्तिदार लोगों से ही, हुकूमत वक्त के लोगों से ही काम कराना है। तो आपने थोड़ी देर में अपना मिनिस्टर ढूंढना होता है कि जिसके वो कागज़ आपकी जेब में रखा हुआ है कि जनाब भाई ज़रा देखो इसको भी ये काम करना है। वो जो असेंबली में था वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स था, और वो बहुत ही बढ़कर, बहुत मोहब्बत से सबको पीछे छोड़ के फिर वो आपको प्रेफरेंस देता है कि आओ चलो चैम्बर में चल के क्या मसला है, हाँ, मसला बताओ क्या करना अच्छा करते हैं उसको। तो ये भी दिन देखे हमने, और ये भी हुआ हमारे साथ भी, हम भी करते रहेंगे। बिल्कुल सही। अनम, ड्रामा, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, सियासत में आने का शौक हुआ कभी? नहीं, सियासत में आने का शौक नहीं हुआ, क्योंकि उसी फील्ड में हम सियासत देख रहे होते हैं। हाँ भाई, सियासत तो हर जगह पे है, खास साहब। हम उसी फील्ड पे जो है सियासत लेके चल रहे होते, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो एक चीज़ आ जाती है सियासत को लेके। सियासत में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, हाँ, लेकिन जहाँ तक देखते हैं वोट डालने का ताल्लुक है, तो वोट आप डालते हो? नहीं, मेरा ऐसा है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। हाय। अच्छा, ये भी एक अलमिया है कि आम आदमी सियासत से ऐसा फेडअप हो जाए, ऐसे मामलात हो जाए कि वो तो वोट डालने भी ना जाए। तो ये सारी सूरत हाल भी देखनी पड़ेगी अरबाब इख्तिदार को। एक बार कोशिश की थी, एक बार लॉकडाउन के बाद जब कोशिश की थी कि वोट डालने जाए, घर से निकले भी थे, मैंने कहा छोड़ो। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था कि आप वहां जाते, वोटर लिस्ट देखते, तो आपको बताया जाता आप वोट डाल के जा चुकी हैं। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मैंने उस वक्त कोशिश की, लेकिन मैंने किया नहीं। देखिए, सियासत है, बिल्कुल चल रही है। सियासत में हमारे जो हुक्मरान आए, कुछ अच्छे भी आए, बुरे भी आए, जिन्होंने हमारे मुल्क को कुछ अच्छी चीज़ें भी दी है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी दी हैं, और उन्हीं अच्छी चीज़ों की वजह से वो कहते हैं ना, वही सियासत के ऊपर सियासत हो रही है। वो टांग खींचने वाले लोग आ गए, और हमारे मुल्क का फ़िलहाल ये हाल हो रहा था। इंशाल्लाह कोशिश है, दुआ है, कोशिश नहीं दुआ है कि जो है आगे हमारा मुल्क जो है अच्छी खासी तरक्की करे, और जो हालात चल रहे हैं बेहतर हो जाए। तो वो ये है कि एक जो लोगों के दिल में एक नफ़रत सी और एक हसद वाली चीज़ है ना, वो कम हो जाए लोगों के दरमियान। अच्छा, मेरा तजुर्बा कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है शेख साहब। मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मामलात के लोग, मुख्तलिफ लिसानी इकाइयाँ, वो कहीं भी मुझे महसूस नहीं होता कि वो किसी दूसरी कौम के लिए शदीद नफ़रत का इजहार करें या ऐसे मामलात रखें। हाँ, जब पॉलिटिक्स जो है वो अपने पत्ते खेल रही होती है, तो वो ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। हमें एक कौम नहीं बनने दिया जा रहा, एक कौम नहीं बनने दिया गया, इसके पीछे पॉलिटिक्स का बड़ा किरदार है। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसा है, ख़ासतौर पर इलेक्शन के दिनों में। आम दिनों में तो बहुत ही कम ऐसा होता नहीं है, लेकिन इलेक्शन के दिनों में बाज़ लीडर ये कोशिश करते हैं कि वो ज़बान की बुनियाद पे, जैसे मज़हबी लीडर जो है मज़हब की बुनियाद पे, और इसी तरह वो लोग जो समझते हैं कि
अगर इनके साथ हमने अपना मामला नहीं किए तो वोट नहीं मिलेंगे, है ना? वो सोच रखने वाले लोग ये इस चीज़ को उभारते हैं, जिसमें एक बहुत ही मशहूर ज़माना शायद पाकिस्तान की सियासत में हमेशा वो याद रखने वाली बात होगी कि मुस्लिम लीग नून ने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग। तेरी पागलू लग गया दाग। हाँ, वो भी इब्तिदा है। उससे पहले कुछ उस लसानियत तरह के नारे नहीं थे क्या? नहीं, उससे पहले नहीं थे। भुट्टो साहब के ज़माने में कभी ऐसा मतलब सुनने को नहीं आया। और मतलब चारों सूबों में भुट्टो साहब यानी पाकिस्तान इसी पीपल्स तरह पार्टी की नुमाइंदगी थी। पख्तूनख्वा में भी फिर ये नारा उभरा, वली खान फिर वालों ने उभारा। उसके बाद फिर उसके मुख्तलिफ फिर जगहों पे हमने फिर सिंध में भी कहीं कहीं देखा कि लोगों ने उस बुनियाद पर सियासत करने की यही बात मैं कर रहा हूं कि यहाँ रुकती है बात कि फिर वो कौम बनने का जो अमल था ना, उसको जो है वो नुकसान पहुंचा। पीछे चला जाता है, इसलिए वो आगे अमल पीछे गुफ्तगू चला करेंगे। जाता है। नाजरीन हमारे साथ रहिए, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुश आमदेद नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए। अनम, हर फील्ड में आपने कहा सियासत होती है। ये जो हमारी इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री कह रहे हैं पूरी, सबको अगर हम इसमें शामिल करते हैं, तो जब आप शोज़ करते हो, जो दूसरे होस्ट हैं, दूसरी एंकर्स हैं, तो वो कितना कंपटीशन होता है? मेकअप का कंपटीशन, कपड़ों का कंपटीशन, या कारकर्दगी का कंपटीशन? सब में है कंपटीशन। अच्छा, यहाँ तक कि हमारी एक एक चीज़ को लेके कंपटीशन है, हमारे हेयर को लेके, हमारी ज्वेलरी को लेके, हर चीज़ में। इसके अलावा हमारे बोलने का जो अंदाज़ है, हमारे हाथ मूव कर रहे नहीं कर रहे, यहाँ तक हमारा कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन टफ है, और मैं कहती हूँ मज़ा भी उसी में, कंपटीशन के साथ काम करने में। एक एफर्ट होती है, एक हमारे दिल से आवाज़ आती है कि नहीं करना है हमने। कंपटीशन ठीक है अपनी जगह, सियासत चल रही, उस सियासत में कूद के काम करने का मजा अपना अलग है। और फिर वो मुकाबले के बाद ये जीत का मजा, वो फिर एक अलग मुकाबला चीज तो है। और मजा है। हाँ, वो एक दिल से आवाज आती है कि यस आई कैन डू इट, और मुझे करना है। कंपटीशन द कंपटीशन। कहाँ महसूस हुआ, कहाँ तुम्हें लगा कि तुम्हारे आगे रुकावट खड़ी की गई, तुम्हें आगे बढ़ने से रोका गया, तुम डिसहार्ट हुए, फिर कैसे मोटिवेशन ली अपने आप से? मैं अगर बताऊँ ना मंसूर, मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था ना, एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था। अच्छा, गुड। हाँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था। तो जब मैं पहली बार जब अपना डेमो देने गई थी ना, वही मेरा पहला स्टेज था जहाँ मुझे रोका गया। ओह, अच्छा, रोका किसने? जिसने भेजा था। ओए होए, जिसने भेजा था उसी ने ही रोका। मैं जो हूँ ब्यूटिशियन हूँ वैसे, तो मेरे जहन में था उस वक्त, मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि मैंने जो है होस्ट का मेकअप करना है या किसी का करना है। मुझे कहा गया बस अपना सामान उठाओ और वहाँ पे ब्राइड का मेकअप देना है, ठीक है, दुल्हन बनाना है। हाँ, तो मैं उस हिसाब से अपना सारा सामान लेके गई। जब मैं वहाँ मेकअप रूम में पहुँची तो मेरे सामने होस्ट बैठी थी, और होस्ट भी मतलब हमारी वहाँ इस्लामाबाद की आई हुई थी, जबकि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी थी। तो ये है कि फिर मैंने उन्हें कॉल मिलाई कि भाई आपने कहा था कि ब्राइड है, तो यहाँ तो होस्ट है। तो जब उन्होंने मुझे भेजा ना, तब उन्होंने कहा था हाँ अपना और टैलेंट दिखाओ, ये करो वो करो। मैं भी खुश हो गई कि चलो फर्स्ट टाइम मैं जो है काम करूँगी, और मेरा जो काम है वो एक टीवी पे आएगा। होता था ना एक वक्त पे क्रेज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं अपनी जो है 8 साल पहले की बात बता रही हूँ, 8 साल पहले की बात बता रही हूँ। अब होस्ट को मेकअप, अब मैंने उनसे कहा कि मैम मेरे साथ ये हुआ है। मैंने उनको क्लियर बताया, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने कहा देखिए मुझे बताया गया था कि मुझे ब्राइड को रेडी करना है, जैसे एक मॉर्निंग शो में ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा होता है उस हिसाब से। ठीक है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अगर मेकअप दिखाऊं तो आप ऐसा कर दोगे? मैंने कहा या श्योर, आप मुझे दिखाओ। उन्होंने मुझे मेकअप दिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा था, मैंने उन्हें कॉल की। उनका जवाब था करना है करो वरना चलती बनो। तेरी। मैंने कहा और अगर मैंने कर लिया तो? उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने किया
और वो उस होस्ट को यकीन जाने इतना पसंद आया, उन्होंने जिस चैनल पे बैठ के मैंने किया, उन्होंने ही उसी चैनल वालों से बात की और उन्होंने मुझे वहीं हायर कर लिया। शाबाश, देखें ये होती है मेहनत का हवाला। मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे दिखा दो। अच्छा वो मेकअप बिल्कुल डिफरेंट था, एक ब्राइड का मेकअप हाँ और जी, एक बिल्कुल। होस्ट का जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं या अल्लाह पाक आज मेरी इज्जत रख लो, आगे देखा जाएगा। तो बिल्कुल अल्लाह पाक सही। ने मेरी ऐसी इज्जत रखी क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मैं अपने काम को लेकर आई थी। अब उनके दिल में क्या था वो रब बेहतर जानता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी ये मेहनत ही बस कामयाबी की मेरी पहली सीढ़ी थी। बस मेहनत जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी बताई अनम ने। और अगर हम ऐसा देखें एक आंखें खोल के, तो ऐसे हमें सियासतदान नजर आते हैं जो कहीं जरिया माश के हवाले से मेहनत नहीं करते हैं, जिनका कोई जरिया माश नहीं होता और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े महलात के मालिक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? बल्कि मैं इसको वड़ाइद साहब के अंदाज में पूछ लूं, ऐसा कैसे हो जाता है? बिल्कुल ये ऐसा ही हो जाता है कि इस मुल्क को जब हम कहते हैं ना कि मुल्क तबाह हो गया, ये मुल्क बर्बाद हो रहा है, इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, तो ऐसे ही लोग मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी जरिया माश फार्म कोई हाउस नहीं है, और जरिया माश कोई नहीं है, बज़ाहिर बिल्कुल कोई नहीं है। अगर है भी कुछ तो वो है कि वो रेंट खा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जायदादें हैं और उससे उनको आमदनी मिल वो रही है। फेस सेविंग के लिए, फेस सेविंग के लिए रखा हुआ उन्होंने कि साहब ये जरिया आमदनी है, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होता। मैं बताऊँ सुन, मैंने एक मरतबा मैं शायद 89 की बजट तकरीर कर रहा था और मैंने शायद पहली दफ़ा सूबाई असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स की बात की थी। आपने सूबाई असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स की बात की थी 89 की बजट तकरीर 89 में? जी जी 89 में। तो चूँकि वो एक बड़ा वो होता है, वहाँ पर वक्त भी मिलता है बोलने का बहुत ज़्यादा, आप अपनी बड़ी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं बजट में। तो उस पर जब मैं बात कर रहा था तो मैंने मिसाल दी स्पीकर को, मैंने कहा जनाब स्पीकर, चूँकि यह आमदनी का मामला है, आमदनी और अखराजात का, तो ये यहाँ पे मेरे हाउस में मेरे लोग बैठे हुए दोस्त, ये इनके पास 3 शादियाँ की हुई इन्होंने, माशाल्लाह। ठीक सियासतदान है। शादियां भी बहुत करते हैं, एक- इसका भी चर्चा एक- करेंगे थोड़ी देर में। बस एक उसकी गांव में है, एक मैं उन लोगों की बात कर रहा था जिनकी एक बीवी गांव में है, एक बीवी गुलिस्तान जो है या गुलशन में है, और एक मेरा इलाका जो था, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी डिफेंस लिफ्टर वहाँ पर है, और ये मेरी नॉलेज में है ये बात। सही। तो उस पर फिर वही हुआ जो इसका पहले भी तुमने जिक्र किया कि शोर शराबा शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। उसमें बड़े नामी गिरामी लोग जो आज भी 2-4 मौजूद हैं, एक तो बेचारे अभी पिछले दिनों महरूम हो गए, अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए, नाम लेने की हाँ, जरूरत नाम नहीं। लेने वो ये सब लोग थे जो खड़े हो गए और उन्होंने एक हंगामा हो गया। उस वक्त तो ये नहीं था ना चैनल इस किस्म के, तो वो हाँ, पीटीवी कवर अखबारात करता थे था, उस वक्त। पीटीवी और अखबारात, तो उन्होंने वो जितना भी कवर हो सकता किया। लेकिन वो कहा मैंने कि जनाब ये आमदनी के ज़राए बताए जाएँ कि जब आप अखराजात कर रहे हैं तो ये कैसे, कहाँ से आ 3 रहा है? घर चला रहे हैं तो 3 घर यकीनन चला आमदनी रहे है, हैं, आमदनी है तो टैक्स दें। 15-20 नौकर भी है, उनके अर्दली भी है, गार्ड भी है, और उस ज़माने में नई नई वो आई थी पजीरो, है ना, 8-10 लाख की पजीरो आती थी, बड़ी बात होती थी पजीरो रखना, लोग पजीरो भी जी जी रखे जी हुए हैं। जी जी जी। तो उस पर एक हंगामा भी हुआ, लेकिन वो मैंने सवाल था कि इसका मतलब आप कहते हैं ज़राई आमदनी, ज़राई आमदनी पे आप एक पैसा टैक्स नहीं देते, लेकिन अखराजात आपके इतने हैं। सवाल ये था कि तो फिर इस पर टैक्स लगना चाहिए। जब आप 3 घर अफोर्ड कर रहे हैं, 20-25 नौकर भी अफोर्ड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ज़राअत में एक आमदनी है। या तो कहते हैं कि ज़राअत में आमदनी नहीं, ये फिर सब लूट मार कैसे के हो रहा पैसे, कैसे हो रहा है सही। ये तो चोरी का लूट मार का पैसा है। और अगर ज़राई आमदनी है ये जिसको आप क्लेम करते हैं तो उस पर टैक्स दें। टैक्स दें, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो शहर वाला, कराची वाला या कोई भी शहर के लोग है, जो शहरी लोग हैं, वो हर बात पे टैक्स देते हैं जनाब, हर बात का टैक्स देते हैं जनाब। तो अभी मैं 1-2 दिन पहले ही खबर पढ़ रहा था, एक वजीर का चालान आया है कि भाई मेरी सीट बेल्ट बंधी हुई है, उसके बावजूद जो है वो मुझे सीट बेल्ट का चालान आ गया। देखने की ये तो खैर ये- जो एक ये नया जो वो है फॉ- हमारे पास वो उन्वान और टॉपिक कि ये इसका ई चालान का, ये एक अलग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी इसमें है। किसी वक्त और बात करेंगे। ये हम गुफ्तगू करते रहे हैं। आप उन ज़राई आमदनी वालों में हैं या कुछ मेहनत मजदूरी मैं तो आपने? मेहनत मजदूरी हमेशा से, मैं तो बड़ा सेल्फ मेड आदमी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं तो कॉलेज के ज़माने से ही कुछ ना कुछ करता रहा सिलसिला। हालांकि उस ज़माने में भी मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन चला रहा था। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। फेडरेशन का मैं कराची का वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, गुड। हाँ,
और जेल भी उसी ज़माने में काट ली जो तो हिसाब की अच्छा। वज़ारत आलमा के। हाँ, तो जेल में कौन कौन साथी बने आपके? मेरे दोस्तों में अब तो तकरीबन उसमें से मरहूम हो गए, शायद एक आधी जिंदा है, उस मुलाकात भी नहीं होती क्योंकि ये 1975 की बात है। अच्छा, 1975 में आप जेल में थे? जेल में था, मैंने वहाँ इंटर किया था और थर्ड ईयर में हम गए थे और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के तहत वो बसों के किराए में कमी और वो जो स्टूडेंट के मुतालबात पहले इसलिए भी सियासतदान निकलते थे, अवाम निकलती थी और जेल जाते थे, और बहुत अच्छे निकलते अब थे। नहीं निकलते? नहीं, वो बहुत अच्छी निकलती थी। वो एक तो वो आपकी नर्सरी थी ना जनाब, सियासत की नर्सरी। आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटियाँ, आपकी स्टूडेंट यूनियन, आपकी स्टूडेंट फेडरेशन है, ये नर्सरी थी। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, जिसमें एक बड़ा नाम है जनाब महराज मोहम्मद ख़ान का, जनाब फ़तेह अली नफ़ीस सिद्दीकी, ठीक है ना, ये लोग हैं। कुछ लोग अब बाहर चले गए हैं, इसी स्टूडेंट लीडर जो हुआ करते थे। तो मेरे साथ मजदूर किसान पार्टी कराची तो वैसे भी नर्सरी थी सियासत की, यहाँ से तो बड़े बड़े कदावर लोग निकले सियासत के हवाले, डिबेटर निकले हैं, डिबेटर निकले, बड़े कदावर, वही सियासतदान भी बने। एक बड़ा नाम उसमें डिबेटर्स में ये इस वक्त के जो मेयर कराची है जनाब, इनके वालिद साहब बहुत बड़े कराची के बहुत अच्छे डिबेटर थे। अच्छा, मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब के वालिद साहब वहाब सिद्दीकी मरहूम, अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बड़े अच्छे डिबेटर थे। और ये वो वक्त था कि जब वो बीबीसी के शफी नकी जामी, वो जो आजकल बैरून मुल्क बैठे हुए हैं भाग के, बड़ा नाम था, नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट हुसैन हक्कानी वगैरह वगैरह, बहुत थी, तकरीबन कोई 40-50 लोग। इन सियासतदानों को देखकर इंस्पायरेशन ली, लगा के यार वाकई ऐसा होना चाहिए? मैं सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से मुतासिर रहा और मैं कह सकता हूँ कि महराज भाई जो महराज मोहम्मद ख़ान चूँकि सीनियर्स थे हमसे और उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ। और वो सियासत सी की फिर वो एक बैकग्राउंड भी था, तो मज़दूर, किसान, गुरबत, अफलास, तो उस ज़माने की शायरी भी मेरी उसी थी। उस पर मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। आप बहुत शेख इस्माइल अजीम साहब एक मतलब बिल्डर, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता हैं, सियासतदान हैं, MPA रह चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं। तस्वीर कर लो भाई, बिल्डर नहीं हूँ मैं, तो बिल्डर बड़ा आदमी होता है, चोर होता है वो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से हैं? मैं तामीराती काम करता हूँ लेकिन बिल्डर नहीं हूँ। सही है। अच्छा, बिल्डर, चले आपने जिक्र छेड़ दिया तो थोड़ा सा वजाहत कर दें कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होना और बिल्डर होने में क्या फ़र्क है? बिल्डर एक अलग प्रोफेशन है, उसका बिल्डर लाइसेंस अच्छा, आपको लेना पड़ता है। आम कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें मुख्तलिफ आप सरकारी महकमों के कॉन्ट्रैक्टर्स ले लें, प्राइवेट जो है इदारे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ले लें, और एक वो है जो लोगों के घर बनाते हैं कंसल्टेंट के साथ मिलके। सही है ना, आपने 200 गज का, 400 गज का, छोटे प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ इलाकों में बनाते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टर वो है। इसका 3-4 किस्में हैं। सही, एक तो बिल्कुल वो है जो सरकारी काम करते हैं, वो जिसे कहते हैं निकम्मे कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, हाँ, वो मतलब गुलशन इकबाल जो है वो जब सिकंदर आजम गुजरा था तब भी बन रही थी, अभी तक बन रही है। तो वो है जो सरकारी काम कर सकते हैं, उनको प्राइवेट या कंसल्टेंट के काम के साथ उनको बुखार चढ़ने लगता है। हाँ, वो मतलब फिर वो काम नहीं कर सकते। काम नहीं करते, वो 100% काम होता है, एक म्यार होता है, उसका एक म्यार होता है कहना चाहिए। सही, तो वो म्यारी काम जो है वो नहीं करते, वो दूर रहते हैं उससे। तो एक म्यारी काम करने वाले लोग हैं ईमानदारी से। एक ऐसे महकमे भी हैं हमारे इस शहर में कि जो बिल्कुल 100% काम, म्यारी काम, और उसमें कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे हैं इदारे हमारे पास, बहुत सारे इदारे ऐसे, मैं उनके साथ ही वाबस्ता रहता हूँ ज़्यादा वक्त, और प्राइवेट काम भी करता हूँ। बिल्डर्स के साथ काम नहीं किया? नहीं, बिल्डर तो बहुत गाली हो गई। तो बिल्डर तो लोग डरते हैं आप? ऐसे झोलियाँ फैला के लोग तो बददुआएं देते हैं बिल्डर। और ख़ास तौर पे जो एक वक्त गुजर गया ना पाकिस्तान में, उस पे तो फिर सारे मामले को जो है वो नहीं, वहाँ पर बिल्डर्स जो है वो तो एक तो अपना पैसा इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, वो लोगों का ही पैसा, वो नीले पीले इश्तहार, और अब तो इसमें भी आ गई, लड़कियां आ गई है कंस्ट्रक्शन के उसमें, और वो सारी वैसे नहीं होता। और मुसलसल अगर 3 साल या 4 साल का प्रोजेक्ट है तो वो 7 से 8 साल पे जाके कंप्लीट होता है। बिल्कुल, और उनका यही होता है, आप पैसे दें तो हम ये लगाएं, आप पैसे दें तो हम तो आपसे ही ले रहे हैं। वो ले लेते हैं, वो 4 साल में सारे पैसे ले लेते हैं आपसे, बहुत थोड़े पैसे नॉमिनल छोड़ देते हैं, और वो भी फिर आपको बिजली की मद में, पानी की मद में, गैस की मद में वो इतना बड़ा दे देते हैं आपको बिल कि आप कहते हैं कि भाई ऐसा करो वापस कर दो। और वो जो मेरी टीम के दोस्त सुन रहे हैं इंतज़ामिया के, मैं कोशिश करूँगा अगले प्रोग्रामों में किसी वक्त हम ये बिल्डर्स को भी यहाँ पे बुलाएं, ताकि उनसे भी सुने और समझें कि भाई ये जो परसेप्शन बना हुआ है
इसमें उनका जवाब क्या आता है? जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि वो बिल्डर एक अलग ही कैटेगरी है वो पूरा एक, आप उसको मैं माफिया तो नहीं कहूँगा, तो मेरे बड़े दोस्त हैं वहाँ पर, लेकिन वो आवाम परेशान मतलब रहती है आवाम उससे। उनसे आवाम परेशान रहती है, आवाम इस वक्त जो है वो इस पे ट्रैक को सीधा करने, मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था अखबार में जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहा गया कि जी ज़मीन इतनी ली गई, शो इतनी की गई और इतने प्लॉट काट दिए गए। इसकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। चाय के गर्मा गर्म कप के साथ हम वापस आ गए हैं। जैसे गर्मा गर्मी तुमने बताई कि ये सारे मामलात में चलती है रहती है, क्लाइंट के साथ भी गर्मा गर्मी होती है कि जी कोई आया तस्वीर लेके मुझे ऐश्वर्या राय बना दें, और आपने पूरी कोशिश की लेकिन वो उनका फीचर ही ऐसे नहीं थे कि वो नहीं बनी। तो फिर बिल्कुल क्लाइंट के साथ तो हम नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि देख बहन ऐश्वर्या राय ना बन, जो है उसी को एनहेंस करो। सही है। देखिए हर किसी के अपने फीचर्स होते हैं। यही मेकअप बात कर रहा हूं मैं। मेकअप का मतलब ये नहीं है कि हम गोरे चिट्टे हो गए। मेकअप का मतलब है कि हम अपनी जो अल्लाह ताला ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी दी है ना, उसको थोड़ा सा उजागर करना है हमने। बस ये कि हमने मजीद और खूबसूरत लगना है, ना कि हम ऐश्वर्या या किसी भी एक्ट्रेस का नाम ले लें, वैसा नहीं होता है। मेकअप का मतलब होता है कि आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा सा इन्हेंस करें। ठीक है, क्लाइंट्स अगर हम करते हैं ना बहस या उनसे गर्मा गर्मी करते हैं ना, तो एक क्लाइंट जब जाता है ना वो अपने साथ 50 क्लाइंट लेके जाता है। सही। हम फिर उन 50 को वापस लाने के लिए ना हमें कई सालों की मेहनत करनी होती है। तो वहाँ पे हमें बहुत ही पोलाइटली बात करनी पड़ती है। हमें क्लाइंट को बिठा के समझा के चाय पानी दे के समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, मेकअप करना हमारा काम है। हाँ, इससे मिलता जुलता हम कर देंगे लेकिन एज इट इज नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल नेचुरल सी बात है। नहीं अच्छा, हो सकता वो। कोई ऐसे ही फीचर्स के साथ आए कि जी करीना कपूर वाले फीचर्स हैं मेरे, तो मुझे भी बना दें, तो वो उसमें कुछ गुंजाइश निकल आती है? हाँ, उसमें निकल आती है। अब जैसे कहते हैं ना कि एक शक्ल जैसे अल्लाह ताला ने 7 लोग बनाए, बहुत से ऐसे आए भी हैं चेहरे हमारे पास कि तकरीबन सेम लगते हैं। ऑलमोस्ट जो फैमिली वाले होते हैं तो बहनें जैसी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तो फिर उन्हें हम जो है पूरा देते हैं, हम अपना 100% देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए ना वो सारे सेटिस्फाई होके गए हैं। और जिस तरीके से मैंने उनको समझाने की कोशिश की ना वो समझते हैं बात को। क्योंकि अब तो देखें सोशल मीडिया का दौर है, पहले तो ये चीज़ होती थी कि क्लाइंट जिद करते थे हमें गोरा बना दो, गोरा ही बना दो। अब तो वो क्या कहते हैं आपको जो, हाँ बस खुद बना देता है, खुद बना देता है। लेकिन ये है कि मेकअप जरूरत है। जब आप पार्टीज में जाएंगे, शादी की तकरीब में आजकल तो अब नो मेकअप लुक को भी उसमें भी हमें मेकअप देना है, लेकिन नाम क्या, नो मेकअप लुक। लेकिन उसमें भी कितना मेकअप लगता है वो कोई हमसे पूछे। अच्छा। बिल्कुल, वो एक आपको अगर आपकी एक कहते हैं ना कि आपकी ब्यूटी नहीं है इतनी, देखिए बनाने वाली रब की जात है, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी का रंग सांवला है किसी का बिल्कुल ब्लैक है। तो नो मेकअप लुक का मतलब ये होता है कि हम उसे वो लुक देने की कोशिश करते हैं जो वो खुदा की कुदरत से चाहता है। देखिए रब की बड़ी ज़ात है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक टैलेंट दिया है कि आप अपने हुनर से आप किसी को मुतमईन करो और उसको खुश कर सको। तो बस हमारी वो कोशिश होती है कि क्लाइंट हमसे खुश होके जाए और वो अगली बार आए तो अकेला ना आए, 4 को साथ में। शेख साहब, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, कोई इस पे तो डिबेट है ही नहीं कि औरत को सजना संवरना खूबसूरत दिखना ये कुदरत नहीं अज़ल से है ना। तो अब इस सारे सिलसिले को हम जोड़ेंगे, औरत की खूबसूरती को जोड़ेंगे गज़ल से और गज़ल को जोड़ेंगे आपसे कि भाई आप खुद बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि ये जो शायर है जी वो कहाँ आपने छुपा के रखा हुआ है?
ये सिलसिला तकरीबन सेकंड ईयर कर लें आप इसको। सेकंड ईयर था। हाँ बस वो जो वो कहते हैं ना तुकबंदियाँ तो शायद मैट्रिक के बाद ही शुरू कर दी थी। सही है। लेकिन बाकायदा शायरी जो है शायरी शुरू की वो। तो वो किस क्लास में थी जिसको देख के शुरू की? वो क्या ऐसी रैंडमली पूछा है मैंने कि वो किस क्लास में थी। हाँ ऊपर से वो निकल गया किस था। क्लास में थी जिसको वो देख के शुरू की? वो बिल्कुल वो इंटर में थी। वो भी इंटर में थी। वो भी इंटर में थी। वेरी गुड। और इत्तेफाक से थे। हाँ, अच्छा है। वो भी सेकंड ईयर वो भी थी। और बिल्कुल कॉलेज भी दोनों के एक सड़क बीच में थी, और एक तरफ हमारा कॉलेज और एक तरफ एक उनका तरफ आपका कॉलेज, एक तरफ उनका कॉलेज, कॉलेज, और और बीच में छुट्टी सड़क। के वक्त जो है वो फिर आते वक्त और जाते हाँ, वक्त वो बिल्कुल वो जो होता था ना उस जमाने में, उस जमाने का यही था। हाँ कि वो पहले से अपने कॉलेज से बाहर कबूतर उबूतर भी पाले हुए होंगे आपने नहीं, जो नहीं। खत लेके जाते फिर हैं। उस वक्त तो ये मंसूर ये वो गाना गाते होंगे ना, डायरेक्ट डायलिंग का अच्छा। सिस्टम था ना। हाँ मंसूर ये उस वक्त वो गाना गाते होंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में। एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाह 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 वाह। तो वो बड़ा हसीन इत्तेफाक था कि दोनों कॉलेज एक सड़क बीच में दरमियान कौन में। सा कॉलेज था? तो वो इस्लामिया कॉलेज? नो 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 वहाँ कहाँ, वो तो एक आप समझ गर्ल्स कॉलेज, अच्छा। एक गर्ल्स कॉलेज एक तरफ और बीच में सड़क, और दूसरी तरफ वो अब उर्दू यूनिवर्सिटी कहलाती है। सही। तो सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, मतलब उसके वहाँ से जो शायरी का आगाज हो रहा है हाँ। वो कहाँ तक गया है? वो तो बीच में वही सियासत आ गई है ना, तो वो ज़रा सा रुक गया वहाँ, और वो तो 20-22 साल उसकी नज़र हो गई सियासत की। तो शायरी तो वहाँ से मेरे उस्ताद जो थे, 2 उस्ताद थे हमारे शायरी में? शायरी में मशहूर प्रोफेसर यूनुस शरर माशाल्लाह। हाँ अभी इंतकाल हुआ अमेरिका जी, में। जी। हाँ आर्ट्स काउंसिल आते रहे, वो जब भी कराची आते थे वहाँ बैठते थे। इस्लामाबाद में थे वो, मेरा ख्याल है वहाँ थे। अमेरिका अमेरिका में थे ना, वो लास्ट कोई 3 साल पहले आए थे, तो मुलाकात हुई थी आर्ट्स काउंसिल में। तो यूनुस शरर उर्दू पढ़ाते थे हमें, और उर्दू ये लाजमी उर्दू थी, और हमें उर्दू अदब जो पढ़ाते थे प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन, जो बाद में सिराजुद्दौला के प्रिंसिपल बने, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे ओके। उर्दू कॉलेज के, और सिराजुद्दौला के प्रिंसिपल रहे। शायरी की इब्तिदाई इस्लाह जो है यहाँ से वो थी। और वो ज़माना था कि जब हम यानी बाकायदा शरर साहब कहते थे अच्छा भाई कुछ कहा, हमने कहा सर हाँ कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा दिखाना क्या कहा। जब वो अगले दिन हम बड़े खुशी से जेब में रख के ऊपर से लेके जाते थे, और क्लास ख़त्म होने के बाद उर्दू की, और शरर अपने देते थे शरर साहब को, वो खड़े खड़े बरामदे में कॉलेज के से क्लास के बाहर यूँ देखा, यूँ भाई क्या ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे यार वो दूसरा हम देखते रह जाते थे यार कितनी मेहनत की रात। हाँ, तो मतलब हमने हाँ, अपनी मेहनत अपनी जाया जानिब हो से तो गई। बड़ी तोप चला दी थी। हाँ तोप चला दी। वो उस जमाने में वो 60 के और 100 के बल्ब होते थे येलो हाँ, जी, येलो ऐसे वाले, इतने ही तो, होते थे। हाँ तो वो उस बल्ब की रोशनी में रात के घर वाले 10 बजे सो जाते थे, हम 11 बजे जाते थे कि सुबह कम से कम 2-3 शेर निकालने हैं और दिखाने हैं, दिखाने हैं सुबह कॉलेज में लेके जाना है। तो और वो सारी मेहनत उन्होंने तो बेकार कर दी। उस्ताद को शेर ही दिखाए थे या वो उनको भी दिखाया कि उस्ताद? नहीं वो कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। वैसे वो तो दूर का मामला था ना। अच्छा, दूर का मामला था। दूर तो बाहर से होते हो तो तो कॉलेज कहाँ तक वो इश्क के जो मराहिल थे कहाँ तक तय हुए? अच्छा खासे वो फिर हुआ ये कि मुलाकातें हुई, हाँ, वो उनको अपने शेर सुनाए। बीए करने के बाद वो जॉब पे चली गई, फिर हम सियासत की तरफ आ गए। मैंने कहा तो जेल वेल, हाँ जेल तो आपको अगली स्टेज पे ही हो गई थी। स्टेज पे हो गई थी। तो वो सियासत पे फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कुछ। फिर उनकी शादी हो गई जिसमें शामियाने में आप भी बैठे? नहीं मैं नहीं बैठ सका इत्तेफाक से। हाँ मैं उस जमाने में कोई मेरा ख्याल है मैंने फिर वो अपने नेशनल कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर ली थी माशाल्लाह। 76 में, एक ही नौकरी ज़िंदगी में जो की। तो मैं उधर चला गया। फिर वो अपने कहते हैं ना गमे रोज़गार में मुब्तला हो गए। ऐसा ही है। तो गमे रोज़गार में जब मुब्तला हुए, और घर वालों की ख्वाहिश भी थी बहुत सारे रोजगार हो जाओ तो फिर बहनों की वहाँ तक जाएं, हम उनके दरवाजे तक जाएं। अच्छा। हाँ लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। मगर ये हो ना सका। क्योंकि मैं उस ज़माने में फिर मैं लेबर पॉलिटिक्स में आ गया। ओके। हाँ नेशनल कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन, नेशनल कंस्ट्रक्शन लेबर फेडरेशन, फिर उसका जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी बन गया। तो वो एक लेबर पॉलिटिक्स। वकालत भी की? नहीं वकालत नहीं की, वकील से शादी की। हाँ वकील साहब से। तो वो जो हवाला है वो आपको, तो वो वकालत घर में आ गई ना। घर में आ गई। आपको फोन आया कि वालिदैन ने बताया या आपने वालिदैन को बताया कि यहाँ जाना है, या वालिदैन ने कहा कि जी हम यहाँ से होकर आ गए? नहीं ये तो मंसूर एक और है ना। अरे अभी ये कहानी और है। कहानी ये है। कहानी ये पार्ट 2 है। ये तो ये वकील साहब जो है, वकील साहब तो पार्ट 2 था ना। पार्ट 1 वो था
कि पार्ट टू की इब्तिदा कहाँ से होती है? असल में ये कराची यूनिवर्सिटी के ज़माने से सलाम दुआ दोस्ती थी। ठीक जब है। वो आईआर में थी, आईआर के बाद फिर वो वकालत में आ गई। वकालत में आ हाँ, गई भाभी। और मेरे ख्याल है उर्दू लॉ कॉलेज से ही किया उन्होंने भी इत्तेफाक से ही कि और वजह ये बनी कि उसके बाद फिर उर्दू लॉ कॉलेज से जब लॉ किया तो वो एक राह और रस्म, वो एक दोस्तों के ज़माने में एक वो होता था। जी, जी, गैदरिंग होती थी। सही उसमें- पेच लड़ाया आपने सियासत और वकालत का। हाँ, लेकिन उस वक्त जो है वो इस तरह के मामलात नहीं थे। आज तो बहुत हम कहीं घूमते थे और पैदल चल रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं, है ना, गाड़ियाँ तो होती थी, बाइक भी नहीं होती थी, तो सब साथ हैं, साथ बैठे हैं, खा रहे हैं बाइज़्ज़त तरीके से। फिर कभी ये हुआ कि लेट हो गए क्योंकि उसके लॉ की क्लासेस तो शाम में ही होती है। एक दो जगह अब नए जो कॉलेज बने लॉ कॉलेज में दिन में है, फिर घर तक छोड़ने भी जा रहे हैं। वो घर तक 9 बज गए 10 बज गए तो भाई चलो। फिर अच्छा अकेले नहीं, फिर वो एक दो दोस्त जो सारे साथ होते थे, बल्कि वो मैं अपना नाम ले लूँ, हज़रत उस्ताद सदफ़ इकबाल और नवाए वक्त, हाँ, वो लॉ कर रहे थे उस ज़माने में। बाद में तो सहाफ़त में आ गए, 30-32 साल सहाफ़त में गुजार दी उन्होंने, लेकिन लॉ की उन्होंने किया साथ। तो वो फिर मैंने नहीं किया, वो करते थे, लेकिन चूँकि वो स्टूडेंट यूनियन की वजह से मुझे शाम में भी कॉलेज की तरफ जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, वो सियासत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से, तो वो फिर वो गैदरिंग एक ही जैसी हो जाती थी और फिर बैठते थे और वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर वो बाद में जाके एमपीएशिप के बाद, अच्छा, एमपीएशिप के बाद हुई है शादी? वो 82 और 92 10 साल का फ़र्क है। अरे 10 साल का इश्क। नाजरीन हमारे साथ रहिए, 10 साल के इश्क की कहानी आपको सुनाएंगे और ये भी पूछेंगे कि भाभी कितनी जिला करती हैं आपसे। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात हो रही है 10 साल ऑलमोस्ट। 82 पहली और 92 दूसरी, उसमें 10 साल का गैप था। कैसे हुआ ये सब? और नजरिया ज़रूरत, नजरिया ज़रूरत, मतलब इतना वक्त क्यों लगा? इस बकौल उमर भाई के इस सुस्ती की क्या वजह है? उस सुस्ती की वजह ये थी कि वो एक तो हनीमून पीरियड होता है ना, 4-5 साल तो वो निकल जाते हैं। फिर इसी दौरान में 82 के बाद 88 का इलेक्शन आ गया, फिर सियासत तो शुरू हो गई। 82 का इलेक्शन तो बहुत बाद में है ना? 82 में तो पहली शादी की ना, फिर मैंने कहा हनीमून पीरियड का वो 4-5 साल निकाल दीजिए तो 87 आ गया। 87 में हम फिर सियासत में बाकायदा इंटर आ गए। हुआ, तो फिर 88-89 वो ज़ाहिर वो 4-5 साल वो सियासत की वो मसरूफ़ तरीन गुजरे दिन। उसके बाद जब ज़रा से फुर्सत मिली 92 में, तो फिर 91 ज़रा बेहतर हैं पॉलिटिक्स के मामलात, फिर 92 से मामलात बिगड़ते हैं, सियासत के भी और कराची के भी और सारे मामलात। बिल्कुल ऐसे ही है। 92 के बाद तो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे और कराची आपने सारे मामलात 92 से पहले निपटा लिए? बिल्कुल 92 में भी। ये जो तीसरी वाली भाभी कहाँ है? वो तीसरी वाली तो अभी तक नहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन तलाश है। है ना? और लग रहा है तलाश जारी है। सियासतदान आपने कहा कि भाई एक तो गांव में, एक गुलिस्तान जौहर में, एक डिफेंस में। मैं उसी दौरान में उसमें फिर जब बाद में इजलास के बाद जब मिले और वो सब बड़े वो हुए, नाराज़ वाराज भी हुए, यार क्या शेख तुम हमारे घरों में तुमने गिनती में शुरू कर दी और घरों में। तो तय ये हुआ 4-5 मज़ीद MPA और फिर वो बाद में एक साहब तो उसमें से वज़ीर आला भी बने और एक सिंध के सीनियर मिनिस्टर भी थे, उन सब ने बिठा के और कहा यार पैसे जमा करो, ये तो शेख तो गरीब आदमी है, वरना ये हमारी पोले खोल रहा है। हमारे पैसे लाओ यार, पैसे लाओ, इसकी एक और शादी कराते हैं। लेकिन मैं उस दौरान में बात ही कर रहा था कि उन्होंने ईमानदारी से बताया कि शेख 3 तो बस एक ही है, 3 सही, ये इसकी 2 है, इसकी 2.5 है। सही है। तो वो मैं बात कर रहा था कि 2 तो वो हो गई, अब वो 2.5 का तो सिलसिला वो रहता ही, हमेशा हर एक के साथ ही रहता है।
हाँ जी, बिल्कुल 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 2-2.5 का सिलसिला रहता है। और सियासतदानों के लिए तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह का करम है, खास करो मैं खास करम है। सियासतदानों से वास्ता पड़ा अपने शोज के दौरान, या शोज पे मखसूस लोग आते थे कुछ? नहीं, बिल्कुल वास्ता पड़ा, और उनके काफ़ी लोग आए भी मेरे शो में जब मैं अपना शो कर रही थी, तो काफ़ी सियासतदानों से वास्ता पड़ा, लेकिन वो शो की हद तक था। उसके बाद कहा, मैंने कहा नहीं मैंने कहा नहीं। किन किन के साथ शोज करके मजा आया? कौन कौन ऐसे लोग थे कि जो आपको लगा कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, मेरे को मजा आया? अल्लाह का शुक्र है, अब तक तो जो मैंने जितने लोगों के साथ किया, काफ़ी जो मेरे होस्ट वगैरह भी थे काफ़ी अच्छे थे, बहुत मुझे सपोर्ट करने वाले, और मतलब कि मैं होस्ट की फील्ड में नहीं थी, सही। मैं ये काम मैंने सीखा, तो मतलब मैं अब तक सीख रही हूँ। और हाँ, अब ऐसा ही है, जो बिल्कुल है, ऐसा ही है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, जो बिल्कुल फ्रेंडली, वो मुझे आपके साथ मजा अरे आया वाह काम वाह करके, वाह वाह, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात क्योंकि है। जो पिछली हमने ट्रांसमिशन की थी, मुझे उसमें बड़ा मजा आया। शेख साहब, हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, आप अपनी को गजल निकाल लें, मैं आपको बगैर गजल सुनाए जाने नहीं दूंगा। आप झाड़ पहुंच के निकालें। हमने नाज़रीन, अनम मेरे साथ थी एक और टेलीविजन चैनल पे, हम सारी ट्रांसमिशन में साथ रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करने का इरादा है? क्या क्या सोचा है आगे? नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मंसूर, हमारा जो है इरादा है, अपना जो है डिजिटल चैनल के हवाले से है। अगले आने वाला वक्त भी उसी अगले का है। आने वाले वक्तों में जो है, बिल्कुल जो हमारी मसरूफियत होगी वो हमारे डिजिटल चैनल के साथ ही होगी, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें लेके चलेंगे। हम अपने सैटेलाइट चैनल के साथ भी चलेंगे, मतलब हम अपने ट्रैक पे निकल पड़े, ठीक है, निकल पड़े, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अब हम आपको जो है हर जगह नजर आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चैनल्स के थ्रू भी, हमारे खुद अपने जो चैनल होगा उसके थ्रू भी। तो इंशाल्लाह जो है मजीद इस पे मिलके काम करना है, और लाजमी करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी हमारा काम भी और हम भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेख साहब, कुछ अता कर दें। अच्छा, मुझे अपने शेर याद नहीं रहते। नहीं, ये तो कोई बात ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा करता हूँ कि वो कुछ जहन दौड़ाता हूँ। रिकॉल करते जाएं आप। आपका एक शेर बड़ा मकबूल हुआ, आर्ट्स काउंसिल की राहदारियों में बड़ा गूंजा, उसका मैंने जवाब भी लिखा था, वो शायद आप तक नहीं पहुंचा। वो आज मैं आपको, आप वो अपना एक शेर रिकॉल करें कि वो शहरे इश्क के हर कुछ के उस तरह था, नैन लड़ाने वाले। समझ गए, समझ वो बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। क्या था शेर, जरा सुना दें। ये आपका कैमरा वो उसी जमाने का, यूनिवर्सिटी के जमाने का, कि नाम बताओ उम्र बताओ हम तो तब पहचानेंगे, नाम बताओ उम्र बताओ हम तो तब पहचानेंगे, क्योंकि शहर के हर कोने पे हमने एक दिल हारा है। क्या कहने, क्योंकि शहर के हर कोने पर हमने एक दिल हारा है। उसका मतलब था कि कौन हमारा, कौन तुम्हारा, कौन किसी को प्यारा है। वाह, रोशनियों के पीछे देखो कितना घोर अंधियारा है। क्या कहने। जबरदस्त। और सच्ची बातें, सच्चे जज्बे कौन भला झुटलाएगा। वाह, लेकिन इस रास्ते पे चलना किसको यहाँ गवारा है। वाह जी वाह। बहुत जबरदस्त। और बस्ती छोड़ के जाते हो, इसका मकसद था कि बस्ती छोड़ के जाते हो, अब इतना तो कह जाओ अजीम, क्या देखा क्या पाया तुमने, कैसा वक्त गुजारा है। वाह जी वाह 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 वाह। आपका शेर जो है ना, वो मुझे आर्ट्स काउंसिल में किसी दोस्त ने सुनाया, और फिर मैंने उसको कहा कि जी ये तो बड़ा कोई गुरगुर वाला शेर कह दिया शेख इस्माइल अजीम साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि वो नाम बताओ उम्र बताओ, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। दोबारा आता करें, उसका मसला ये ना कि हाँ दोबारा आता करें तो मैं उसका जवाब आपको जो है वो सुनाऊं। हाँ, अच्छा, और जवाब भी है इसका? जी, मैंने अरे सर, उसके सुन के बाद तो मैंने कहा ये तो ऐसा थोड़ी होता है, शायर तो मैं बताता हूँ आपको जवाब। हाँ, कुछ ना कुछ मुकाबले पे रहता है। हाँ, जी जी। कि नाम बताओ उम्र बताओ हम तो तब पहचानेंगे, क्योंकि शहर के हर कोने पे हमने एक दिल हारा है। शहरे इश्क के हर कूचे में हमने नैन लड़ाए हैं। शहरे इश्क के हर कूचे में हमने नैन लड़ाए हैं। एक नजर तिरछी दिखला दो, नाम पता बतला देंगे। वाह 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 वाह, ये तिरछी मतलब नजर का वाह 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 जवाब ही नहीं, मंसूर। जो आपको मंसूर, ये एक तिरछी नजर का बड़ा जवाब। एक तिरछी नजर से सर मैं नाम पता सब बता रहा हूँ, आप तो उसके मगरों पड़ गए कि भाई पहले उम्र बताओ, नाम बताओ, फिर पहचानने की बात हो रही है। सिर्फ एक नजर तिरछी दिखला देना यार, ओए होए होए। और कुछ अता कीजिए। अच्छा, होता क्या है कि वो एक वक्त होता है कि आपको ना स्कूल में बाज बच्चों को मिस बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल। तो हाँ, तो वो इसलिए कहा था कि नाम बताओ उम्र बताओ। अच्छा, पहला इश्क मिस से भी होता है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ आजकल होता ना कि बच्चे बड़े लाइक करते हैं मिसों को, और उसको हमारे जमाने में तो डंडे वाली हमारे टीचर और हाँ, टीचर डंडे वाली मिसें होती थी। हाँ,
ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते थे, अब तो बच्चे फ्री हो जाते हैं 9th-10th के बच्चे तो हाँ, अब तो हाँ। बिल्कुल ये चल रहा है टीचर्स का भी। टीचर के साथ। तो मैं ये कह रहा था कि वो इसी वो हवाले से कि भाई कब कोई यहाँ अच्छा लग गया, मोहल्ले में गली में कोई अच्छा लग गया, कोई उधर वाह अच्छा जी लग गया, वाह। कोई स्कूल से निकले तो वो ये शायराना हवाला है, मतलब ये शायर शायर का तो ज़रूरी हवाला है। है ही। बिल्कुल। शायर का वैसे महबूब तो तसव्वुराती होता है, तसव्वुराती, बिल्कुल वो तसव्वुराती। कभी कोई नसीब से ऐसा टकरा जाता है कि जो आप मतलब जो आपने आपके तसव्वुर ने बनाई होती है ना तस्वीर। पोर्ट्रेट, वो उससे मिल रहा होता है। तो बस फिर कुछ नहीं सकते हैं, अगर वो किसी की बीवी है तो फिर क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। जी कुछ और अता कीजिए। एक याद आ रही मुझे गज़ल की, वो दीवार हटाओ ये किसी दर से निकालो, डरता हूँ मैं खुद से मुझे इस डर से निकालो। हाँ, एक शेर याद आ रहा है मुझे कि यार एकदम कब हो गया, सब गड़बड़ हो गया मामला। हालांकि इतनी उम्र नहीं है। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, लोग जो समझते हैं। शायर है वो तो बूढ़ा ही नहीं होता। हाँ, ये तो बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन बहरहाल याददाश्त। हाँ, और अगर ज्यादा है तभी आप कहते हैं कि नाम बताओ, उम्र बताओ। जो है ना, एक तो तक ज़हनी तौर पर तैयार सही। आदमी जा रहा है, मुशायरे में जा रहा है, कहीं बैठना है, जाना है, तो वहाँ पे ये गुफ्तगू भी होगी और कुछ न सुनाना पड़ेगा, तो वो आदमी ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो मोबाइल में नहीं कुछ आप निकाल के रखते हैं? गुड 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 गुड, ठीक है, यहाँ तो बहुत कुछ है मोबाइल में तो। हाँ, मोबाइल देखें, आज टेक्नोलॉजी ने इतनी आसानी कर दी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का कोई हिसाब बना है मेकअप पे? जैसे एआई के सामने बिठाया, उसने मेकअप की टिप्स आपको बताई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई आपने जैसे कोई भी खातून लेडी आई है तो उसके फीचर्स आपने एआई के सामने रखे हैं और उससे पूछा हो कि जी, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन ये चला जरूर है। जी जी, बहुत अच्छी तरह आगे ही कि मैं तन्हा अपनी उड़ान में था, मैं तन्हा अपनी उड़ान में था। अपनी उड़ान में था, न जाने किसके ध्यान में था। क्या कहने। मैं तन्हा अपनी उड़ान में था, न जाने किसके ध्यान में था, और वो मेरे कितना करीब था पर, वो मेरे कितना करीब था पर एक फासला दरमियान में क्या था। बात है, वाह 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 वाह। वो मेरे कितना भाई करीब बहुत था अच्छा पर शेर है, एक फासला बहुत अच्छा दरमियान शेर में है। था। फिर पढ़ें। हाँ, कि वो मेरे कितना करीब था पर वाह, एक फासला दरमियान में था, क्या कहने। और मुझे जला देता तेज सूरज, मुझे जला देता तेज सूरज, मैं बादलों की अमान में था। वाह वाह। वाह, मुझे जला देता तेज सूरज, मैं बादलों की अमान में था, और न जाने क्यों उसने सर उठाया, न जाने क्यों न उसने जाने सर क्यों उठाया। उसने सर उठाया, न जाने वो किस गुमान में था। वाह, न जाने क्यों उसने सर उठाया, न जाने वो किस गुमान में था। और शेर देखो मंसूर, कि हर एक नज़र उस पे जाके ठहरी, हर एक नजर उस पे जाके ठहरी। हर एक नज़र उस पे जाके ठहरी, बदन जो उसका उठान में था। क्या कहने, वाह वाह वाह। हर एक नज़र उस पे जाके ठहरी, बदन जो उसका उठान में था, और मैं वक्त से फैज़ क्यों ना पाता, मैं वक्त से मैं फैज़ वक्त क्यों से ना फैज़ पाता। क्यों ना पाता कि तीर मेरी कमान में था। वाह जी वाह वाह वाह। मैं वक्त से फैज़ क्यों ना पाता कि तीर मेरी कमान में था, और उसका मकता है कि वो मर गया तो हुजूम यारा, वो मर गया तो हुजूम यारा, अजीम उसके मकान में था। वाह वाह वाह। मर गया तो जबरदस्त, हुजूम क्या यारा। कहने। ये तो अलमिया है। मैं तना, हाँ, उसका अलमिया ये है कि आम हालात में दोस्त एक दूसरों को नहीं पूछते, लेकिन मरने के बाद एक जम्मे गफीर कि हर आदमी कहता मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरा भी बड़ा अच्छा। हाँ जी, ऐसा ही है। अब बहुत ही मामलात जो हैं वो मटेरियलिस्टिक हवाले इतने ज़्यादा जड़ कर चुके हैं। हाँ। तो ये सारी सूरत हाल है। कहाँ आपको एहसास होता है कि भाई आपने कहीं ज़्यादती कर दी शायरी के साथ, आपको बहुत अच्छा शायर होना चाहिए था, लेकिन बकौल शायर के दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो वो आप जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, रोज़गार में इन्वॉल्व हुए, तो शायरी तो आपसे फुल टाइम जॉब का हवाला मांगती है, पूरा वक्त मांगती है। कहाँ आपको एहसास हुआ कि नहीं यार। जितने बड़े शायरों को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, पढ़ा है ना, तो वो सब आप कह सकते हैं कि फुल टाइम शायर। जी ऐसे ही है। ठीक है ना, और हम अपने आप को पार्ट टाइम शायर कह सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास और दूसरे बहुत से थे, बहुत सारे। और फिर जब आप एक तरफ से अपने उसको ट्रैक को चेंज करते हैं तो उसका बड़े असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं इब्तदाई तौर पे शायरी कर रहा था, अगर मैं उसको सिलसिले को बरकरार रखता वैसे ही तो शायद लोग पहचान रहे होते हैं,
लेकिन हुआ ये कि फिर वो सियासती नज़र हो गए हम, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए, लेबर पॉलिटिक्स में आ गए, फिर इसमें आ गए, नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए। तो वो कोई 25 साल 22-25 साल हमारी जो है शायरी से कहते रहे। कभी कभार एकदम आ गई किताब शक्ल नहीं इख्तियार की, कभी नहीं सोचा कि अब कुछ जमा कर लिया जाए, छपवा लिया जाए? पिछले कई अरसे से दोस्तों का बड़ा वो है, इसरार है कि जनाब कर लिया जाए। बल्कि एक मरहूम दोस्त हमारे कराची यूनिवर्सिटी के और बाद में तो देहरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर थे हमारे खुर्शीद सिद्दीकी, उनका बहुत बिजी थी कि बल्कि वो एक दफ़ा तो कहने लगे भाई पैसे नहीं है ना, मैं पैसे दे दूंगा, आप छपाओ, एक जगह करो, इसको कंपाइल करो अपने को। असल में सारा वो है झगड़ा कंपाइल करने का। 100-150-200 गज़लें हैं, नज़में हैं, सब कुछ है, एक बड़ा वक्त गुजरा है। लेकिन उसको कंपाइल करना, उसको दुरुस्त करना, ज़ाहिर है अब आप 25 साल पीछे देखें, 30 साल पीछे देखें तो समझ में आने नहीं, यही यूँ नहीं, ऐसी तब्दीली होनी चाहिए, इस तरह ये बेहतर हो सकती है। ज़ाहिर अब तजर्बे बढ़ गए, तरमीम जो है वो मुशाहिदे मुताला बढ़ गया, मामलात में तजुर्बा बढ़ गया, तो उस हिसाब से उसको ठीक करना है ताकि वो किसी किताबी शक्ल में आए और अच्छा लगे। जब आप वकील साहब ने कितनी नोक पलक आपकी दुरुस्त की हैं बहुत सारे मामलात में, कहाँ कहाँ हमारी भाभी ने बताया कि ये आप ये यूं गलत कर रहे हैं, इसको ज़रा सा बेहतर कर लें। ये ऐसा प्रोफेशन है वकालत का और डॉक्टरी का। हालांकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर शायर निकले, बहुत अच्छे जी उसके मेडिकल के स्टूडेंट, लेकिन वकालत में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि कोई वकील एडवोकेट आपको और बैरिस्टर आपको शायद मिले। वजह ये कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक केसेस में उलझाव के साथ आदमी खुद भी उलझता है। अब कुछ सहूलत इसने दी है अपने, कहना चाहिए ये जो आया है अपना, क्या कहते हैं हम इसको, AI ये भी है और ये इसमें चलेगा। वरना पहले जब लिखना पड़ता था, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, कि कंप्यूटर ने बड़ी सहूलत आपको दे दी कि वो जो कुछ है सब कुछ फीड है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन इससे पहले जब था वो आपको लिखना पड़ता था, केस बनाने पड़ते थे और घंटों घंटों बैठ के, एक तो घंटों बैठ के केस सुनो क्लाइंट का, उसकी सारी रुदाद, और वो भी सुनाता जो नहीं सुनाना है, बिल्कुल, और वो भी बेचारे मजलूम होते हैं, तकरीबन जो इस किस्म के साहिल होते हैं वो परेशान होते हैं, वो सारे दुख दर्द सारे आपके वो सारे परेशानियां बयान करते हैं। वो वकील को सुनना भी है, फिर उसको उसमें से निकाल के अपना केस बनाना भी है, फिर केस के पेश भी करना है, सुबह उठ के 8 बजे कोर्ट में भी पहुंचना है, तो वो बड़ा फुल टाइम। तो कह सकते हैं आप कह रहे हैं कि आपकी नोक पलक दुरुस्त करने का भाभी को टाइम नहीं मिला उसमें, वरना वो काफी चीजें आप नोक झोंक का तो टाइम मिल जाता था, नोक पलक दुरुस्त करने का वो तो और तो हक है नोक झोंक तो भाई। केसेस जो हैं वो घर के केसेस तो भाभी नहीं जीते सारे, बल्कि मुझे मदद करनी पड़ जाती थी कभी कभी। सही है, बिल्कुल। चलें जी नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से वापस आए हैं तो हम जिनके लिए गज़लें कही जाती हैं ख़वातीन, उनमें कितना इंटरेस्ट होता है शायरी का। जब वो नौजवानी का आलम है, स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ शुरू होती है, तो हर एक के जहन में कुछ ना कुछ शायरी के जरासीम जो हैं वो पैदा होते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ? शायरी में कितना इंटरेस्ट है? मजे का सवाल किया। शायरी में मुझे इंटरेस्ट था जब मैं 6th क्लास में थी। उत्तरी मुझे तब से शायरी पसंद है करना और एक डायरी लिखना। मैं अपनी डायरी लिखती थी, उसमें कुछ भी उटपटांग शेर में लिखती हूँ, लाजमी है। अच्छा। अभी मैंने अपनी लास्ट जो डायरी लिखी वो पिछले मंथ ही लिखी है और उसमें भी मैंने कुछ उल्टा सीधा लिखा, लाजमी है। मतलब आप कह रही हैं कि लिखना चाहिए अगर आप अपना कथारसिस बाहर निकालना चाहते हैं। बिल्कुल, आप लिखें,
तो मुझे बहुत शौक है। लेकिन मैं एक मेमन कम्युनिटी से हूँ। मेमन कम्युनिटी में भी शायर हैं, साकिब अंजान साहब तो बहुत बाकमाल शायर बिल्कुल, थे। लेकिन उस वक्त जब मैं 6th क्लास में थी, उस वक्त की बात कर रही हूँ, तो ये है कि मेरे अम्मी अबू जो हैं वो सख्ती से मना करते थे, नहीं ये काम नहीं है हमारे तो इस बुरा तरीके काम से, है। बिल्कुल नहीं ये शायर, मतलब वो एक पुराने ख्यालात की ना उनके ज़हन में एक चीज़ आती है कि भाई ये इश्क माशुकों की बातें हाँ, हैं। और मेमन का क्या ताल्लुक है मेमन का इस क्या सारी ताल्लुक? बातों से? मेमन को पैदा होने के बाद जो है उसको ट्रैक ही समझा दिया जाता है। मेमन को तो समझा दिया जाता है आप बिजनेसमैन हैं और Business आपने कारोबार- बिजनेस लेके चलना कारोबार है। करना है आपने। तो इश्क माशूक शायरी डायरी, तो मैं जब मुझे कहते थे ना वो उस वक्त खर्ची मिलती थी ना जो मुझे, उस वक्त मुझे 5-10 रुपए मिलते थे, Pocket उसको money। मैं हाँ जमा कर करके उस वक्त जो एक बुक आती थी ना, जैसे मुझे बुकों का भी बड़ा शौक है पढ़ने का, तो वो 70-80 रुपए की होती थी। अच्छा, बिल्कुल सही। ऐसा ही है। 60 तो से मैं लेके 100 के 60 से 70 और बहुत अच्छी मतलब ले लो तो वो 80 तक की मिलती थी, 100 के अंदर में होती थी। उस वक्त 100 रुपए जमा करना बहुत हाँ जी, मुश्किल होता आसान नहीं था। होता था। अब वो 10 रुपए तो मिलते थे, लेकिन अब अम्मी पूछे क्या खाया क्या नहीं, उसके पीछे मेरी छोटी बहन वो मेरे जासूस लगी हुई होती थी, उसने खाया नहीं खाया नहीं खाया, कुछ तो नहीं खाया। खाना तो फिर हम दोस्तों के साथ शेयर कर लेते थे, लेकिन वो जो 10 रुपए थे ना वो जमा कर करके 7-8 दिन में वो मैं एक बुक खरीद के लाऊं और सही। उसको बैग में छुपाऊं, बैग में छुपा के फिर जब घर आऊं ना वो अलमारी में रख दूं। और वो अलमारी जो मैंने जिसमें मैं अपनी डायरियां रखती, वो अलमारी आज भी मेरे घर में है वाह, और वाह। आज भी उसमें डायरियां पड़ी वाह हुई वाह हैं। वाह वाह, क्या तो बात मुझे है। शेर व शायरी का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ मुझे अगर आज भी मौका मिले ना तो मैं अपनी सारी फील्ड छोड़ दूं और मैं शायरी में लग जाऊं। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हो ना। नहीं सकता ना, मसला ये है। क्योंकि इससे भी दिल फरेब है। अच्छा, प्रॉब्लम बिल्कुल। पता है क्या है? जो हमारे पड़ोस का शायर है ना, सरहद पार का, वो वहां रहता है जहां फिल्म स्टार रहते हैं, मतलब इतने पैसे कमाता है हाँ वो। बिल्कुल। हमारे पास तो शायरों का जो हाल अल्लाह ताला, खास तौर पे कराची में, बिल्कुल। तो शायद थोड़ा सा बेहतर हवाला अहले पंजाब का है कि वो वहाँ मुशायरे भी अच्छे कराते हैं और शायर को जो है वो उसका नजराना भी देते हैं हक के साथ। कुछ और हो जाए भाई शेख साहब, आप आए हैं हमारी महफिल में तो, और इस लड़की ने भी इंटरेस्ट कर दिया है शायरी में। मुझे तो इंटरेस्ट बहुत है और मुझे ऐसा है कि गजलें समझ भी आ रही अरे है, आती है बल्कि भाई। मैं नहीं मुझे नहीं बोलनी आती चीजें। मशवरा देंगे कि उसको निकालें। हाँ जी, हाँ, देखते हैं, देखते हैं सर, देखें बिल्कुल। उसमें कुछ उसका वो नोक पलक दुरुस्त करने वाली बात है, उसको देखें तो शायद बहुत अच्छा कुछ बिल्कुल बन जाए, सही, कुछ मिल जाए, एक बिल्कुल जगह सही। जमा करें उसे। बिल्कुल सही, मार्त में एक गजल के कुछ अशार अता कर दें। कि तेरा ये काम के मुझको अजाब में रखना, तेरा ये काम के तेरा ये मुझको, काम के मुझको अजाब में रखना, मेरा ये काम तुझे रोज ख्वाब में रखना। हाँ, तेरा ये काम के मुझको अजाब में रखना, मेरा ये काम तुझे रोज ख्वाब में रखना, और मोहब्बतों के तकाजे तो ये नहीं जाना, मोहब्बतों के तकाजे तो ये नहीं जाना कि अपने आप को तन्हा शराब में रखना, हाय 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 हाय, कि अपने आप को तन्हा शराब में रखना। और वो सातें जो गुजारी थी साथ हमने कभी, वो सातें जो गुजारी थी साथ हमने कभी, इन्हें तू भूल न जाना निसाब में रखना। भाई अच्छा है, वाह 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 वाह। इन्हें तू भूल न जाना निसाब में रखना। और मुझे है याद मेरे फूल का हर एक तोहफा, वाह, मुझे है याद मेरे फूल का हर एक तोहफा, बहुत संभाल के तेरा किताब किताब में में रखना। रखना, वाह 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 वाह। मुझे है याद मेरे फूल का हर एक तोहफा, बहुत संभाल के तेरा किताब में रखना। वाह जी वाह, बहुत अच्छा शेर है। और शेर देखिए कि सवाल का है जमाना कि क्यों कहाँ कैसे, सवाल का है जमाना कि क्यों कहाँ कैसे, तो हर सवाल को तुम भी जवाब में रखना, वाह, तो हर सवाल को तुम भी जवाब में रखना। और मख्तार है कि बहुत समझ के किए हमने ये गुनाह अजीम, बहुत समझ बहुत के समझ के किए हमने ये गुनाह अजीम, कि जिंदगी को क्या अजरो सवाब में रखना। बहुत अच्छा है, जबरदस्त। वाह, 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 बहुत वाह, समझ वाह, के किए हमने ये गुनाह अजीम, कि जिंदगी को क्या अजरो सवाब में रखना। क्या कहने, तेरा क्या ये काम कि मुझको अजाब में रखना, वाह, वाह। मेरा ये काम तुझे रोज ख्वाब में ख्वाब में रखना। वाह रखना, वाह जबरदस्त। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जबरदस्त। ये जो हवाले हैं तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारा ब्यूटिशियंस के हवाला जो है, क्या मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं, थोड़ा सा तुम्हारी उस वाली स्किल से भी हम फ़ायदा उठाएं, हमारे नाजरीन को सुनने वालियों को ख़ास तौर पे कुछ टिप्स दोगे आप कि भाई सर्दियों में ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो आप बेहतर रहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि देखें
अभी हमारे यहाँ बहुत से प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, हमारे जो है मीडिया भी काफ़ी तरक्की कर चुका है, तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ को देख के आप अपने ऊपर ट्राई ना करें, उससे आपकी काफ़ी चीज़ें डैमेज होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने स्किन पे यूज़ किया तो आपकी स्किन डैमेज हो रही है, हमें नहीं पता हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं उस चीज़ से, हमारी स्किन अच्छी हो रही है लेकिन हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं, हमारी जो दूसरी स्किन है बॉडी की वो डैमेज हो रही है। तो हमें आपको ये सब चीज़ें देखनी है, आप सिर्फ अपने फेस पे ना जाएं, आपकी पूरी बॉडी जो है ना आप उस पर पूरा ध्यान दें। अपने बालों के लिए भी आप करें, आप काम वो करें जो आप, अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको पूरी बॉडी को मेंटेन रखना है, ना कि सिर्फ फेस को। तो मेरा यही मैसेज है कि आप दूसरी चीज़ों को अवॉइड करें, जो आपकी रूटीन है ना, जिस रूटीन से आप चल रहे हैं तो आप उसी रूटीन पे रहें। बाकी तो जो है डॉक्टर्स हैं, बाकी दूसरे हमारे जो घरेलू टोटके होते हैं ना वो ज़्यादा हमें फ़र्क देते हैं बाकी चीज़ों से, ना कि केमिकल वाली चीज़ों से। तो केमिकल वाली चीज़ों को अवॉइड करें और जो है देसी टोटके उन पे ज़्यादा आप अमल करें। बिल्कुल सही है। हाँ साहब, टाइम हो गया हमारा ख़त्म। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की, बहुत मज़ा आया आपके साथ। ये आपका कैमरा है, कोई पैगाम देना चाहें? अब पैगाम किस हवाले से? आप अदब के हवाले से और सियासत के हवाले से, दो हवाले हो गए। आपका बेसिक हवाला, चूंकि आपने तो शायरी को जो है वो महबूबा ही रखा है, घर में नहीं लाए, तो जो आपकी सियासत आपके घर रही, तो क्या नए सियासतदान जो बच्चे आगे की तरफ आ रहे हैं उनके लिए, और जो सियासतदान हैं उनके लिए एक आपके दिल में दर्द है, आपने एक उम्र गुजारी है सियासत में, क्या बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान में? सियासत में क्या कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान? मंसूर, मैंने पहले भी कहा था कि बेहतरी की तवक्को तो हमेशा रखनी चाहिए, और बेहतरी की बहुत गुंजाइश है इस मुल्क में, बहुत गुंजाइश है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बड़ी नेमतों से नवाजा है। जैसे तुमने पहले भी कहा, 4 मौसम भी है, 4 फसलें भी हैं, है ना, और इसके अलावा हम लोग मुसलमान भी हैं, ईमान भी है, सब कुछ है। तो ये सब वो हवाले हैं कि जिसकी वजह से बेहतरी की हमेशा तवक्को, और बेहतर होना भी चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की और इस कौम की कि हमें कोई अच्छे क़यादत हमें मैसर नहीं आई, और ये मुल्क नीचे से नीचे चला गया। आज लोग कहते हैं कि गुर्बत का जो रेशो है वो तकरीबन 35% पे आ गया। It's too horrible. तो 22% से 35% पे आ जाना इंतहाई बदकिस्मती इस मुल्क की, कि इतने वसाइल होते हुए हम मकरूज़ भी हैं, हम परेशान भी हैं। तो मैं नए नौजवान लोगों से, सियासतदानों से जो सियासत में आना चाहते हैं, सियासत का शौक़ रखते हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त है कि ईमानदारी से इस मुल्क को सामने रख के, अपने कौम को सामने रख के, अपने ईमान को सामने रख के ईमानदारी से सियासत करें, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को आगे ले जाने में, और इस मुल्क का वक़ार बढ़ाने में। ये ज़रूरी है कि हम हर काम अपने ईमानदारी से करें, सियासत भी करें ईमानदारी से करें, जो भी काम करें ईमानदारी से करें, मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात, यही पैगाम है। बहुत अच्छी बात। खान साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। शेख इस्माइल अज़ीम ने वाज़े किया कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, और मुझे उस गीत का मुखड़ा भी याद आ रहा है, चलते चलते आपसे शेयर करता चलूँ कि तूफ़ान से हम लाए हैं कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आने वाले जो भी सियासी हवालों के लोग हैं, हमें बड़ी उम्मीद है अरबाब इख्तिदार से भी, अरबाब इख्तियार से भी, कि इस मुल्क को आगे जाना है, और इसके लिए हम सब ने अपना 100% देना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर